नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश की मध्यकालीन रियासत गोंडवाना रियासत की। तो सबसे पहले हम देखें कि गोंडवाना रियासत का क्षेत्र तो गड़ा कटंगा या गड़ा मंडला, ये आपको नाम मिल जाते हैं गोंडवाना रियासत के जो प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके बाद गोंडवाना रियासत का संस्थापक कौन था, तो इनकी स्थापना की यादव राय ने 1328 ईस्वी के समय के आसपास। संस्थापक की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो एक शिलालेख है रामनगर शिलालेख। कौन सा? रामनगर शिलालेख। और एक पुस्तक जिसका नाम है गणेश नृप वर्णनम। गणेश नृप वर्णनम ये किसने लिखी है, तो ये हम बात करते हैं, ये है लिखी रूपनाथ झा। रूपनाथ झा, इनका नाम याद रखना है, क्वेश्चन की लेखक पूछ लिए जाते हैं आपसे। यादव राय के बाद गोंडवाना रियासत में खरजी, गोरक्षदास, सुकनदास, अर्जुनदास, ये 4 राजा हमको आगे मिलते हैं। इसके बाद हम आगे चलें तो सबसे प्रमुख शासक जो हमको मिलता है तो उसका नाम मिलता है संग्राम शाह। क्या? संग्राम शाह। कब से कब तक शासन किया, तो 1510 से लेकर 1543 ईस्वी तक इनका शासन रहा। संग्राम शाह को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गोंडवाना रियासत का, जिसका उल्लेख हमको ठर्र का अभिलेख में मिलता है, जो कहाँ पर है? दमोह में। तो हमको स्थान याद रखना है और अभिलेख का नाम कि ठर्र का अभिलेख दमोह में है। संग्राम शाह का वास्तविक नाम तो वो था आम्हड़ दास। क्या था? आम्हड़ दास। संग्राम शाह के 2 पुत्र हुए, एक दलपति शाह, दूसरा चंद्र शाह। इसमें से दलपति शाह जो था उसका विवाह हुआ रानी दुर्गावती, जो कौन थी? चंदेल राजकुमारी थी। संग्राम शाह ने स्थापत्य में जो योगदान दिया, तो यदि उसको हम देखें तो वो है 52 गढ़ की। संग्राम शाह का शासन 52 गढ़ों पर चलता था। इसके अलावा संग्राम सागर झील इन्होंने बनवाई, बाजना मठ का निर्माण इन्होंने करवाया, क्षेत्र जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर। इसके बाद सिंगौरगढ़ का किला बनवाया दमोह जिले में, और चौरागढ़ का किला नरसिंहपुर जिले में पड़ता है। तो हमको संग्राम सागर झील, बाजना मठ, सिंगौरगढ़ का किला और चौरागढ़ के किले की जानकारी हो। इसके बाद साहित्य में इनका योगदान देखें तो साहित्य में ये खुद साहित्यकार थे और एक पुस्तक लिखी रत्नमाला। किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा की ये रचना है, स्वयं संग्राम शाह द्वारा लिखी गई है। इसके बाद इनके जो दरबारी कवि थे वो मिलेंगे आपको दामोदर ठाकुर, जिनकी रचना है संग्राम शाही विवेक दीपिका और दिव्य निर्णय। इसके बाद हमको जो नई पुस्तक मिलती है वो गणेश नृप वर्णनम, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। किसने लिखा है? रूपनाथ झा के द्वारा। ठीक, क्लियर। आगे बात करें, संग्राम शाह के बाद शासक बनते हैं दलपति शाह। 1543 से 1550 इनका समय है, और 1542 में इनकी विवाह होता है चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती से। 1550 में दलपति शाह की मृत्यु हो जाने पर इनका पुत्र कौन? वीर नारायण, ये अल्प आयु में राजा बनता है। कितनी अल्प आयु में राजा बनने से जो दुर्गावती रानी दुर्गावती हैं वो इनकी संरक्षिका बनती हैं, और इनका एक मंत्री रहता है आधार सिंह। कौन? आधार सिंह, जो इन प्रमुख सहायक के रूप में रानी दुर्गावती के साथ रहता है। जब रानी दुर्गावती इसकी संरक्षिका थी, उस समय मुख्यतः 2 आक्रमण होते हैं, जिसमें से पहला आक्रमण आपका होता है मांडू के राजा उस समय था बाज बहादुर। वो रानी दुर्गावती पर आक्रमण करता है,
तो इसमें बाज बहादुर की हार होती है और रानी दुर्गावती जीत जाती हैं। इसके बाद दूसरा प्रमुख आक्रमण दुर्गावती के शासनकाल में होता है अकबर का आक्रमण। अकबर का आक्रमण जिसको हम क्या बोलते हैं, नरई का युद्ध कब हुआ, 1564 में। तो स्थान हमको याद रखना है और कब हुआ वो भी हमको याद रखना है। कौन कौन के बीच ये लड़ा गया, तो अकबर का सेनापति था आसफ खां। कौन, आसफ खां और रानी दुर्गावती के बीच। आसफ खां इस समय क्या था, तो हम वो देखें तो वो कड़ा मणिकपुर का सूबेदार था। आसफ का कहाँ का सूबेदार था, कड़ा मणिकपुर का सूबेदार। होता क्या है युद्ध में, युद्ध में रानी घायल होती हैं और वहीं वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं, अपनी स्वयं की कटार से अपनी प्राण त्याग देती हैं। इनकी समाधि कहाँ पर है, तो समाधि बरेला जबलपुर में है। और ये नरई का जो युद्ध हुआ, ये नरई जो स्थान है वो भी कहाँ पर है, जबलपुर में भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रानी ने काम क्या किए, तो दमोह के सिंगौरगढ़ किला, सिंगौरगढ़ का किला बनवाया किसने था, संग्राम शाह ने। तो इस पर क्या विजय प्राप्त की। और इनके दरबार में रहते थे पद्मनाभ भट्टाचार्य और महेश ठाकुर। ये कुछ दरबारी के नाम हैं, तो ये हमको याद रखना है कि किसके शासनकाल में किसके दरबार में रहते थे। वर्तमान में देखें तो 1983 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना भारत सरकार ने की है। उसके बाद राजा बनते हैं चंद्र शाह, 1564 से 1576 इनका समय है। चंद्र शाह के बाद शासक बनते हैं मधुकर शाह, 1576 से 1586। यदि हम इस समय का जो केंद्रीय नेतृत्व देखें भारत में, दिल्ली पर या आगरा के आसपास का क्षेत्र, तो उस समय वहाँ पर राजा था मुगल वंश में अकबर। मधुकर शाह अकबर के क्षेत्र में कई बार लूटपाट किया करते थे, तो इसकी वजह से अकबर ने फिर मधुकर शाह को अपने दरबार में बुलाया। तो दरबार में जाने वाले पहले शासक हुए मधुकर शाह। उसके बाद इनका पुत्र प्रेम शाह शासक बनता है 1586 से लेकर 1634 तक, जिसकी जानकारी हमको कहाँ से मिल जाती है, आमोदा सतीलेख। तो ये कहाँ पर है, जबलपुर में। इनकी उपाधि मिलती है महाराजाधिराज। तो देखिए पिछले हमने देखा संग्राम शाह के समय एक ठर्र का अभिलेख है और प्रेम शाह के समय आमोदा सतीलेख। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण शासक आपको मिलता है हृदय शाह। ये 1634 से 1668 तक शासन किया। इन्होंने अपनी राजधानी रामनगर को बनाया। पहले कहाँ हुआ करती थी, गढ़ा मंडला, तो उसको राजधानी को परिवर्तित करके कहाँ बना दिया, रामगढ़। इसके आगे देखें तो हृदय नगर एक स्थापना की नगर की। स्वयं संगीतकार थे तो 2 पुस्तक लिखी हैं, एक हृदय कौतुक, दूसरा हृदय प्रकाश। तो हमको इनकी पुस्तकों को विशेषकर ध्यान रखना है कि किसकी रचना किसने की है। रामनगर में बघेलिन महल का निर्माण इन्होंने कराया, किसने, हृदय शाह ने। हृदय शाह के बाद प्रमुख शासक फिर हमको मिलते हैं जैसे कि छत्र शाह और केसरी शाह 1684 के पास। इसके बाद हमको गोंडवाना रियासत में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं मिलती हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण घटना मिलती है हमको 1857 के समय। 1857 के समय शासक कौन था उस समय, शंकर शाह। ये क्या करते हैं, ये 1857 की जो क्रांति है उसमें महाकौशल क्षेत्र या हम उसको कहें तो जबलपुर का क्षेत्र, इसमें 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है, अंग्रेज शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह, इन दोनों को सितंबर 1857 में तोप के मुंह पे बांध के उड़ा देते हैं। क्लियर। इसी 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ की एक शासिका, रामगढ़ जागीर जो थी इनकी, वहाँ की शासिका का नाम मिलता है रानी अवंतीबाई। क्या, रानी
अवंतीबाई। ये अंग्रेज़ों का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि इनका जो विक्रमजीत है पुत्र था, उसको वो अयोग्य घोषित कर देते हैं, तो इसका विरोध रानी लक्ष्मी अवंतीबाई करती हैं। इसमें होता क्या है, हम देखें तो 1958 में रानी लेफ्टिनेंट बार्टन वहाँ का अंग्रेज अधिकारी रहता है, उस पर हमला करती हैं। कहाँ? मंडला में। और खुद को जब ये युद्ध होता है तो वहाँ खुद तलवार मारकर अपनी स्वयं की प्राण लीला, देह लीला समाप्त कर लेती हैं। इसके बाद यहीं से फिर क्या हुआ कि पूरा का पूरा गोंडवाना रियासत किस में शामिल हो जाता है? ब्रिटिश भारत क्षेत्र में। गोंड राज्य संबंधित यदि हम प्रमुख साहित्य की बात कर लें तो दामोदर ठाकुर, जिन्होंने किसकी रचना की? दिव्य निर्णय की। महेश ठाकुर, जिनकी रचना हमको मिल जाती है आलोक दर्पण और तिथि तत्व चिंतामणि। पद्मनाभ भट्टाचार्य की हम बात कर चुके हैं, दुर्गावती प्रकाश भी मिलती है, और वीर चंपू। भानुदत्त मिश्र एक साहित्यकार हुए जिनकी रस मंजरी रचना आपको मिलेगी। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित, जो गजेंद्र मोक्ष इनकी रचना है। रूपनाथ झा, गणेश नरप वर्णनम, और वीर वाजपेयी, जिन्होंने प्रेम दीपिका नामक ग्रंथ को लिखा। क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पर हमको साहित्य और उसकी रचना किसने की है वो याद होना चाहिए। ठीक। तो गोंडवाना रियासत के बाद हम दूसरी रियासत की आज चर्चा करें तो वो है बुंदेलखंड की रियासतें। कहाँ की? बुंदेलखंड की रियासतें। बुंदेलखंड क्षेत्र आपका कहाँ लगेगा? हमें यदि इसकी बात करें, थोड़ा सा देख लें। ये वाला आपका जो एरिया रहेगा ये हम किस में देखेंगे? बुंदेलखंड। एक सेकंड, कौन सा वाला एरिया? ये। इस एरिया की हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें बुंदेलखंड रियासतें रहीं। तो क्या है, देखें तो जो बुंदेला शासक रहे बुंदेलखंड में, वो स्वयं को मानते हैं अयोध्या के राजा जो राम थे, उनके पुत्र लव, उनके वंशज स्वयं को मानते हैं। मध्य प्रदेश में किसने स्थापना की? तो वो नाम हमको मिलता है वीर सिंह बुंदेला, जिसने मऊ महोनी, अभी वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश में है, उसको अपनी राजधानी बनाई और बुंदेलखंड में बुंदेला राज स्थापित किया। तो संस्थापक कौन मिल गया हमको? वीर सिंह बुंदेला। इनकी राजधानी देखें कहाँ कहाँ रही तो गढ़ कोठार, ओरछा और टेहरी। टेहरी वर्तमान का आप क्या टीकमगढ़ को आप देखें, क्या टीकमगढ़। क्षेत्र कौन कौन से रहे बुंदेलखंड क्षेत्र में? तो दतिया, नरवर, चंदेरी, ओरछा, छतरपुर, गढ़ कोठार, महोबा और दमोह वाला क्षेत्र, ये प्रमुख क्षेत्र रहे बुंदेलखंड रियासत में। आगे चर्चा करते हैं। तो बुंदेलखंड रियासत में हमको मुख्यतः 4 रियासतों की बात करनी है। यदि मध्य प्रदेश के वर्तमान भौगोलिक संदर्भ में यदि हम देखें तो पहली रियासत आएगी हमारी ओरछा, दूसरी दतिया में, तीसरा अजयगढ़ रियासत और चौथी है शाहगढ़ रियासतें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरछा रियासत की, जिसके संस्थापक कौन? रुद्र प्रताप बुंदेला। कब? 1501 से 1531 का इनका संस्था समय रहा और ये संस्थापक थे किसके? ओरछा रियासत के।
राजधानी कौन सी? तो राजधानी थी गंगापुरी ओरछा में। इसके बाद आगे जो शासक आते हैं उनमें महत्वपूर्ण शासक हमको मिलते हैं भारती चंद बुंदेला। कौन? भारती चंद बुंदेला। ये शासक रहते हैं 1531 से लेकर 1554। हमको जो भी वंश हम पढ़ते हैं उसमें एक क्रम जो आता है, तो क्रम का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रमुख प्रमुख उसके शासक हमको याद रखने हैं। उसने कब कोई राजधानी चेंज की वो हमको याद रखनी है। कहाँ पहली राजधानी थी, दूसरी राजधानी उन्होंने कहाँ बदली, उस पर हमको गौर करते हुए चलना है। तो इन्होंने क्या किया कि ओरछा को बुंदेलखंड की पूर्ण रूपेण राजधानी बनाया और इसी के साथ साथ ओरछा में एक रानी महल और शहर पनाह का निर्माण कराया। किसने? भारती चंद बुंदेला ने। इसके बाद दूसरे शासक हम आगे चलें तो बात करते हैं मधुकर शाह की, जो 1554 से लेकर 1592 तक शासक रहे ओरछा रियासत में। काम इन्होंने राम राजा मंदिर का निर्माण कराया। कौन सा मंदिर? राम राजा मंदिर। स्वयं और इनकी पत्नी, जो उनका नाम मिल जाता है गणेश कुंवरी, तो दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के साथ साथ करें तो ये मधुकर शाह किसके समकालीन हैं? तो अकबर के समकालीन आपको मिलेंगे। अकबर के समकालीन। तो अकबर के राज्य में थोड़ा लूटपाट भी करते हैं, तो इस वजह से अकबर इन पर आक्रमण करता है। किसके नेतृत्व में? सादिक खान के नेतृत्व में, और जीत जाता है। क्लियर? किस पर आक्रमण किया? मधुकर शाह पर। मधुकर शाह के यदि हम देखें तो दो पुत्र मिलते हैं। एक का नाम मिलता है फिर राम शाह, दूसरे का नाम मिलता है वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला जब अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं तब अकबर राम शाह को ओरछा का शासक बना देता है। कहाँ का शासक बनाया? ओरछा का शासक। और जो दूसरा पुत्र था इनका वीर सिंह बुंदेला, उसको एक दतिया की जागीर देते हैं। दतिया की जागीर वो थी छोटी बड़ौनी। छोटी बड़ौनी। तो ओरछा का शासक किसको बना दिया? राम शाह को, और वीर सिंह बुंदेला को एक जागीर दी दतिया की छोटी बड़ौनी। इसके बाद जब अकबर का देहांत होता है उसके बाद शासक बनता है जहांगीर। तो जहांगीर के मित्रवत संबंध होते हैं वीर सिंह बुंदेला के साथ। किसके साथ? वीर सिंह बुंदेला के साथ मित्रवत संबंध होते हैं। और जहांगीर के कहने पर ही अबुल फजल की हत्या किसने की? वीर सिंह बुंदेला ने की। इसी के उपलक्ष्य में जहांगीर वीर सिंह बुंदेला को कहाँ से? पन्ना की जो छोटी बड़ौनी जागीर है वहाँ से स्थानांतरित करके ओरछा का शासक बना देता है। ठीक है, क्या मिला उसको? उसको ओरछा का शासक बना दिया। 3000 मनसब भी दिया, यानी वीर सिंह बुंदेला को क्या बना दिया? फिर मनसबदार। और वीर सिंह बुंदेला क्या करता है? जहांगीर के सम्मान में जहांगीर महल का निर्माण कराता है ओरछा में। तो हमको ये याद रखना है कि जहांगीर महल का निर्माण एक तो कहाँ हुआ और किसने किया। इसके दरबारी हमको मिल जाते हैं केशव दास, जिनकी प्रमुख रचनाएं हम बात करें तो रत्न बावनी, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर चंद्रिका। तो ये मुख्य रचनाएं हमको केशव दास की याद रखनी है। आगे बात करें, वीर सिंह बुंदेला के बाद नए शासक बनते हैं जुझार सिंह बुंदेला, जिनका समय है 1627 से लेकर 1635। इन्होंने क्या किया वो देखें तो शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया। किसके खिलाफ? शाहजहां के खिलाफ। जुझार सिंह बुंदेला के भाई थे राजा हरदौल, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आज ग्राम देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं।
तो जुझार सिंह बुंदेला के जीवन पर कलंक यही लगा हुआ है कि राजा हरदौल को इन्होंने विष देकर मरवा दिया था। क्या? विष देकर मरवा दिया था, शक के आधार पर ही। जुझार सिंह बुंदेला के बाद और कौन शासक बना? तो देवी सिंह बुंदेला, पहाड़ सिंह बुंदेला और उदौत सिंह बुंदेला, ये क्रमानुसार शासक बने। इनके बाद 1776 में महत्वपूर्ण शासक हमको मिलता है विक्रमजीत। कौन? विक्रमजीत बुंदेला, जिनका समय रहा 1776 से 1817। ये अपनी राजधानी परिवर्तित करते हैं कहाँ? ओरछा से टेहरी यानी टीकमगढ़। तो ओरछा से राजधानी कहाँ? टेहरी परिवर्तित कर दी विक्रमजीत सिंह ने। और इन्हीं के शासनकाल में 1812 में एक संधि होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, सुरक्षा संधि। क्लियर हुआ? इसमें हम देखें, इस संधि में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेज कौन था, तो वो था जॉन वाकर। जॉन वाकर। और विक्रमजीत की तरफ से किसने साइन किए थे? तो वो उसका नाम मिल जाता है आपको दुक्कन लाल। दुक्कन लाल। तो ये दो नाम हमको याद रखने हैं, एक अंग्रेज जॉन वाकर का, दूसरा विक्रमजीत की तरफ से दुक्कन लाल का। आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरा महत्वपूर्ण शासक हमको मिलता है धर्मपाल, जो 1800-1700 से लेकर कब तक कहेगा? 1834। इन्होंने मुख्य काम क्या किए? तो इनके शासनकाल में सिंधिया का एक सेनापति था फ्रांसीसी, जिसका नाम मिलता है जीन बैपिस्ट, इसको हराया। ठीक है। और धर्मपाल की 3 रानियों का उल्लेख हमको मिलता है, जिनमें से एक गरई, हरई और लड़ई। क्लियर हुआ? तो लड़ई रानी को वैसे भी लड़ने का शौक ज़्यादा था ही। तो हम देखें क्या हुआ। तो गरई रानी ने टीकमगढ़ में किसका निर्माण कराया? नजरबाग का मंदिर। तो ये हमको याद रखना है, नजरबाग का मंदिर। धर्मपाल निसंतान थे, ठीक है, इनकी कोई भी पुत्र नहीं था, ना पुत्री थी। तो इसलिए उन्होंने एक पुत्र तेज सिंह को गोद लिया। तेज सिंह को गोद लिया, तेज सिंह की मृत्यु भी हो गई। तो उसके बाद उन्होंने दूसरा पुत्र गोद लिया 1841 में, सुदान सिंह, जिसको राजा बनाया, और संरक्षक बनी लड़ई रानी। यहाँ पे एक मुख्य बात गौर करने वाली ये है कि जो लड़ई रानी यहाँ पे जो संरक्षक बनी, वो किसकी वजह से बनी? अंग्रेजों की सहायता से। अंग्रेजों से उन्होंने अच्छे संबंध थे इनके, इसलिए इनको संरक्षक बना दिया। इन्हीं के समय पे बुंदेलखंड रियासत में एक आंदोलन होता है, जिसको हम बोलते हैं बुंदेला विद्रोह। कौन सा विद्रोह? बुंदेला विद्रोह, जिसमें जो लड़ई रानी है वो अंग्रेजों का साथ देती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिसके वजह से आप शासन में हो तो उसका साथ आप उन्होंने दिया। किसका? अंग्रेजों का। उसके बाद 1868 में लड़ई रानी का स्वर्गवास हो जाता है, और जो ओरछा रियासत थी वो कहाँ शामिल हो जाती है? उसको फिर क्या? विक्टोरिया राज, यानी कि ब्रिटिश के सीधे अधिपत्य में ओरछा रियासत चली जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि हमने कैसे कैसे ओरछा की स्थापना हुई, उसमें कौन कौन से प्रमुख शासक आए, और अंततः ओरछा राज्य ब्रिटिश भारत का क्षेत्र हुआ। नेक्स्ट रियासत की हम बात करें तो दूसरी रियासत है हमारी पन्ना रियासत। पन्ना रियासत में संस्थापक कौन मिलेगा आपको? चंपत राय। कौन? चंपत राय। ये कौन था? तो जो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला है उसका वंशज था, और इसको महोबा टीकमगढ़ की जागीर मिली। कहाँ की? महोबा टीकमगढ़ की जागीर। दारा सिकोह के विरुद्ध इसने औरंगजेब की सहायता की थी। जब औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में उत्तराधिकार युद्ध होता है, तब किसकी सहायता की? औरंगजेब की। पन्ना रियासत में हमको प्रमुख जो शासक मिलता है उनकी हम चर्चा करेंगे, तो वो है छत्रसाल, राजा
छत्रसाल 1675 से लेकर 1731 तक इनका शासनकाल रहा। थे कौन? तो चंपत राय के पुत्र थे और इन्होंने डंगाई राज्य की स्थापना की और 1675 में राजधानी परिवर्तित करके कहाँ कर दी? पन्ना। पहले क्या थी वो हमको याद रखना है, महोबा, टीकमगढ़, बाद में राजधानी परिवर्तित करके छत्रसाल ने पन्ना कर दी। इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना होती है, इलाहाबाद का सूबेदार रहता है मोहम्मद खां बंगास। कौन? मोहम्मद खां बंगास। तो मोहम्मद खां बंगास राजा छत्रसाल पे आक्रमण कर देता है। तो इस आक्रमण की वजह से राजा छत्रसाल मदद लेते हैं, किसकी मदद मिलेगी? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ये कौन रहे? मराठा। तो बाजीराव मस्तानी में जो चर्चा फिल्म में हमको दिखाई जाती है वो कौन थी? इसी युद्ध के बारे की जानकारी है। यहाँ पे मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम को बुलाता है और बंगास को जो बाजीराव प्रथम है वो हराते हैं। उस युद्ध का क्या कहा जाता है? मौधा का युद्ध। तो हमको मौधा का युद्ध याद रखना है। इसके बाद औरंगजेब राजा छत्रसाल को राजा की उपाधि देता है और 4000 का मनसब भी। क्लियर हुआ? छत्रसाल जो पेशवा है, कौन? पेशवा बाजीराव प्रथम, हेल्प करने के उपलक्ष्य में इनको अपनी रियासत का 1/3 हिस्सा, कौन सा? 1/3, क्योंकि इनके 2 पुत्र और रहते थे और तीसरा पुत्र ये किसको मानते थे? छत्रसाल बाजीराव प्रथम को। तो 1/3 शासन राज्य जो दिया उसमें कालपी, सागर, गुरुसराय, झांसी और गुना रियासत बाजीराव प्रथम को इन्होंने दे दी। तो गौर करने वाली बात यहाँ भी रहेगी कि यहीं से मध्य प्रदेश में किसका? मराठों का आगमन शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ? तो मराठों का आगमन स्टार्ट हुआ। इसके बाद छत्रसाल ने क्या किया? तो छतरपुर में धोबेला महल बनवाया। क्या बनवाया? धोबेला महल, जो आज के समय में धोबेला म्यूजियम कहते हैं हम उसे। तो ये किसने बनवाया था? छत्रसाल ने। छत्रसाल के दरबार में कौन रहते थे? तो कवि रहते, कवि भूषण, जिनकी प्रमुख रचनाएं हम देखें तो मिल जाएगी आपको छत्रसाल दशक, शिव भूषण, शिवा बावनी या सारांश की खानी। इसके बाद भी और देखो तो भूषण हजारा, भूषण उल्लास, इस तरह की रचनाएं आपको भूषण की मिल जाएंगी। तो तीसरी प्रमुख रियासत की यदि हम बात करें फिर बुंदेलखंड की, तो वो थी शाहगढ़ रियासत। कौन सी रियासत? शाहगढ़ रियासत। तो यहाँ पर हमको प्रमुख एक शासक मिलते हैं, राजा बखतवली। किसका शासक था यहाँ पे? शाहगढ़ में बखतवली का। और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ राजा बखतवली ने विद्रोह किया था। यहीं पर इनका एक सेनापति का नाम आता है बौधन दोआ। तो ये कौन था? सेनापति। किसका? राजा बखतवली का। ये क्वेश्चन पीएससी के एग्जाम में बन भी चुका है कि राजा बखतवली के सेनापति का नाम क्या था। तो वो हमको देखना है, क्या था? बौधन दोआ। यदि इनका क्षेत्र आप देखोगे कि कहाँ इन्होंने नेतृत्व किया था, तो क्षेत्र है सागर। कि सागर क्षेत्र में राजा बखतवली और बौधन दोआ ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। बुंदेलखंड का यदि हम पूरा स्थापत्य देखें तो हमको 2 व्यक्तियों को देखना है। वीर सिंह बुंदेला, जिन्होंने क्या बनवाया? दतिया का किला, दतिया में। एक करेरा का किला है, वो शिवपुरी। तीसरा जहांगीर महल, तो वो कहाँ है? ओरछा में, जिसकी हमने बात की, जहांगीर के लिए बनवाया था। चौथा चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया इन्होंने ओरछा में। और सतखंडा महल, जो कहाँ पे पड़ता है? दतिया में।
तो ये हुई किसकी? वीर सिंह बुंदेला की रचनाएं। इसके बाद राजा छत्रसाल, तो इन्होंने छतरपुर शहर की स्थापना की और प्राणनाथ मंदिर पन्ना में, कहाँ बनवाया? पन्ना में। इसी के साथ हमको धुबेला महल भी याद रखना है, किसने बनवाया? महाराजा छत्रसाल ने। तो क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं हम। बुंदेलखंड रियासतों के बाद हम तीसरी रियासत की बात करेंगे, तो वो है कौन सी रियासत? बघेलखंड रियासत। बघेलखंड रियासत में कौन बघेलों का शासन था? यदि इनकी चर्चा करें हम तो मुख्यतः ये अपने आप को कहाँ से जोड़ते हैं कि गुजरात का जो अनहिलवाड़ है, कहाँ? गुजरात का अनहिलवाड़, उस पर राज करते थे सोलंकी, गुजरात के सोलंकी। तो इनसे ये अपना संबंध मानते हैं। मध्य प्रदेश में कब स्थापना हुई? तो 1236 के समय। किसने की? तो वो आपको मिल जाएगा बीसल देव बघेल। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड रियासत का संस्थापक कौन? बीसल देव बघेल। प्रमुख क्षेत्र इनके देखें तो रीवा, सोहावल, सतना, उचेहरा, सतना, बांधवगढ़ आपका जो मरिया, मुकुंदपुर, सतना, चौखंडी, रीवा, ये प्रमुख क्षेत्र बघेलखंड रियासत में शामिल थे। इनकी आगे चर्चा यदि हम करें तो एक व्यक्ति का नाम मिलता है व्याघ्रदेव, जिसको बघेल वंश वाले क्या मानते हैं? आदि पुरुष। कि बघेल वंश की शुरुआत कहाँ से हुई? व्याघ्रदेव से। फिर हमको दूसरा राजा मिलते हैं बीसल देव, जिन्होंने क्या? गहोरा को राजधानी बनाई। ये गहोरा कहाँ पर है? चित्रकूट के पास में। क्योंकि पिछली पेपर में आपसे पूछा गया था कि राजा वीर सिंह देव की राजधानी क्या थी, तो उसका वो भी गहोरा आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए हमको राजधानी भी थोड़ा विशेष ध्यान उनका रखना है। इसके बाद शासक बनते हैं अनिक देव या रनिंग देव, जिसको एक पुस्तक हमको मिलती है वीर भानुदय काव्यम। उसमें प्रथम शासक बताया है बघेलखंड का, किसको? रनिक देव या अनिक देव को। आगे हम बढ़े तो फिर हमको एक शासक मिलते हैं बीरम देव, जिनका शासन रहा 1389 से 1438 तक। उसके बाद नरहरि देव शासक बनते हैं 1438 से 1470। भैदचंद्र शासन बनते हैं तो 1470 से 1495। और एक शासक शालिवाहन, जिनका समय मिलता है हमको 1495 से 1500 तक। इसके बाद महत्वपूर्ण शासक आपको मिलता है वो है वीर सिंह बघेल, जिनका समय रहेगा 1500 से 1535। तो इन्होंने क्या किया? तो इनकी जानकारी यदि हम देखें कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है तुजो के बाबरी में। तुजो के बाबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो पुस्तक है बाबर की। इसी को हम बाबर नामा भी बोलते हैं। तो बाबर नामा में उल्लेख है कि वीर सिंह देव इस समय बघेल वंश का शासक हुआ करता था। 15 मार्च 1527 को जो बाबर का दूसरा युद्ध है, खानवा का युद्ध, जो किसके बीच में होता है? बाबर के बीच और राणा सांगा के बीच। तो इसमें वीर सिंह देव राणा सांगा की मदद करते हैं। किसकी? राणा सांगा की। बाबर जीतता है, उसके बाद वीर सिंह देव से मित्रता होती है और मित्रता होने के बाद शासक बनता है वीर भानु। कौन? वीर भानु बघेल। वीर भानु बघेल के मित्रवत संबंध रहे हुमायूं से, बाबर का जो पुत्र आगे रहा। तो हुमायूं के दो युद्ध, 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में बिलग्राम का युद्ध, ये दोनों युद्ध किसके बीच में हुए हैं? तो वो देखें तो वो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुए थे। शेर शाह सूरी के बीच। तो इस युद्ध में, इन दोनों युद्धों की यदि हम बात करें तो इसमें जो वीर भानु हैं वो हुमायूं की भागने में मदद करते हैं। किसकी? हुमायूं की। तो इसी से क्रोधित होकर शेर शाह सूरी इनको अपने दरबार में बुलाता है। किसको? वीर भानु को।
लेकिन बीरभानु जाते नहीं हैं। वो कहाँ, वो चंदेल राजा कीरत सिंह के शरण में चले जाते हैं। चंदेल राजा कहाँ मिलेंगे आपको, वही बुंदेलखंड क्षेत्र में, कहाँ, कालिंजर। क्या स्थान मिला, कालिंजर। तो जब बीरभानु कालिंजर में शरण ले लेते हैं तो शेरशाह सूरी कालिंजर पर आक्रमण कर देता है। जो आपको हम शेरशाह सूरी का पढ़ते हैं 1544 का कालिंजर अभियान, इसी में शेरशाह सूरी की बारूद फटने से मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद भी जीता कौन, तो जीता शेरशाह सूरी था, जिसमें शेरशाह सूरी का पुत्र था जलाल खां। तो इससे बीरभानु संधि करते हैं, किससे की, बीरभानु और जलाल खां ने। क्लियर, आगे हम बढ़े। तो फिर उसके बाद प्रमुख शासक मिलते हैं रामचंद्र देव। कौन, रामचंद्र देव। 1555 से 1592 का समय रहा। समकालीन शासक देखें तो अकबर मिलेगा। ये जो हमको महत्वपूर्ण शासक मिलते हैं, तो इस समय इनके जो समकालीन राजा रहे उनको भी हमको देखते चलना है, ताकि हम उनसे इंटरकनेक्ट कर सकें कि बघेलखंड में उस समय कौन शासक था, आगरा में उस समय कौन शासक था, या बुंदेलखंड में उस समय कौन शासक था, क्लियर, या मालवा में कौन शासक उस समय रहा। रामचंद्र देव के दरबारी थे उस समय तानसेन। तो तानसेन को फिर अकबर अपने दरबार में बुलाता है और नवरत्नों में शामिल करते हैं। किसमें, नवरत्नों में। तो मुख्यतः यदि हम तानसेन का संबंध देखें तो कहाँ से, बघेल वंश से है, और बाद में अकबर के नवरत्नों में शामिल होते हैं। रामचंद्र देव ने और काम किया कि ये तो 1564 में ये फिर राजधानी कहाँ, गहोरा से बांधवगढ़ बदल देते हैं। कहाँ बना दिया राजधानी, बांधवगढ़। अकबर ने इनको कर मुक्त घोषित भी किया था। कला और विद्या के पोषक भी थे रामचंद्र देव, और 1592 में इनकी मृत्यु हुई। क्लियर हुआ, कौन, रामचंद्र देव के बारे में हमने यहाँ पर देखा। तानसेन के बारे में यदि हम देखें थोड़ा सा, तो तानसेन का संबंध कहाँ, बेहट गांव, ग्वालियर। मूलतः ये ग्वालियर के थे। मूल नाम इनका मिलता है तो नाम रामतनु पांडे। क्या, रामतनु पांडे। इनकी रचनाएं जैसे कि मियाँ की मल्हार, दरबारी कांडड़ा, मियाँ की सारंग, द्रुपद गायन में इनको महारत हासिल थी। किसको, तानसेन को। इसके बाद क्या होता है, अकबर का एक सेवक होता है गाजी खां तन्नौरी, जो विद्रोह करके रामचंद्र के दरबार में आ जाता है। रामचंद्र के दरबार में आता है तो अकबर फिर आक्रमण करता है और अकबर जीतता भी है। इसके बाद 1592 में अकबर शासक बना के जाता है किसको, वीरभद्र देव को, जो 1592 से 1593 तक शासक बने रहे। क्या किया अकबर ने, तो अकबर ने राजा की उपाधि दी इनको, और इनकी एक रचना मिलती है कंदप चूड़ामणि और 10 कुमार पूर्व कथा सार। ये किसकी रचनाएं हैं दोनों, वीरभद्र देव की। इसी के बाद इनके जो कवि रहे दरबारी, तो पद्मनाभ मिश्र, जिनकी रचना हमको मिल जाती है वीरभद्र देव चंपू। तो वीरभद्र देव की 2 रचनाएं मिली हमको, और उनके दरबारी कवि की। आगे शासक बनते हैं विक्रमजीत बघेल 1593 से 1624। कब, 1593 से 1624। क्या हुआ, तो 1594 में फिर अकबर का आक्रमण हुआ, और नेतृत्व किसने किया, त्रिपुर खान ने। और त्रिपुर खान को बाद में अकबर ने बांधवगढ़ का क्या बना दिया, सूबेदार। तो कई यदि क्वेश्चन बनता है कि बांधवगढ़ का सूबेदार कौन था, तो त्रिपुर खान। इसके बाद नेक्स्ट शासक आएंगे जिरजोधन, और इसमें भारतीय चंद
भारती चंद कहीं आपको नाम मिल जाएगा, उसको संरक्षक बना देता है कि दुर्योधन अल्प आयु में शासक बनते हैं। और ये जानकारी हमको कहाँ मिलेगी? तो जानकारी हमको मिलती है अकबरनामा में। अकबरनामा ये किसने लिखी थी? तो ये याद रखना है कि ये अबुल फजल की रचना है अकबरनामा। इसमें अकबर के शासनकाल की जानकारी हमको मिल जाती है। फिर हम देखें तो जहांगीर ने विक्रमजीत बघेल को क्या क्या राज्य वापस सौंप दिया और 18 परगनों की जिम्मेदारी भी दी। किसने? जहांगीर ने। विक्रमजीत बघेल ने फिर रीवा को राजधानी बनाई। तो ये अब याद रखना है कि रीवा को राजधानी किसने बनाया बघेल वंश की? तो वो विक्रमजीत सा। इसके बाद कुछ शासक मिलते हैं जैसे कि अमर सिंह 1624 से 40, अनूप सिंह, अजीत सिंह। ये तीनों के तीनों कैसे रहे? मुगलों के अधीन। आगे शासक मिलते हैं 1809 में जय सिंह 1833 तक। इसके बाद जो प्रमुख शासक हुए वो शासक थे राजा विश्वनाथ सिंह। इनको हम क्यों देखते हैं? समय यदि इनका देखें तो 1833 से 1854, क्योंकि इन्हीं के समय वास्तविक सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली जाती है। कहाँ पर? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। होता क्या है आगे हम चर्चा करें तो रघुराज सिंह जो नए शासक बनते हैं 1854 से लेकर 1880 तक, तो इसी के बीच में आपसे क्वेश्चन फिर पूछने की संभावना हो जाती है कि 1857 की क्रांति के समय बघेल वंश में शासक कौन था? तो कौन? रघुराज सिंह। अंग्रेजों की इन्होंने सहायता की थी क्योंकि आपने पहले ही सुरक्षा संधि साइन कर रखी है। इनके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना एक ये होती है कि 1857 में, कब? 1857 में ब्रिटिश सरकार एक एजेंसी स्थापित करती है, बघेलखंड पॉलिटिकल एजेंसी। क्या? बघेलखंड पॉलिटिकल एजेंसी। और 1875 में राज्य का पूरा प्रबंध किसके हाथों में आ जाता है? अंग्रेजों के हाथों में। क्या हुआ? फिर यहाँ पर कौन शासन प्रशासन देखने लगता है? अंग्रेज। इसके आगे हम चर्चा करें तो शासक हमको मिलते हैं वेंकट रमन सिंह। कौन? और 1895 से लेके 1918। यहाँ से अब हम देखेंगे जो आने वाले बघेल शासकों को, तो हमको उनके महत्वपूर्ण जो उन्होंने सुधार किए उन पे ज़्यादा चर्चाएं करनी हैं, क्योंकि बघेल राज्य में आने वाले जितने भी आगे शासक हैं सभी के सभी अपने अपने स्तर से बहुत सुधार उन्होंने अपने राज्य में किए। वेंकट रमन ने क्या किया? तो सरस्वती भंडार पुस्तकालय का निर्माण कराया और बाघों के वधों पर प्रतिबंध लगा दिया। किसके? बाघों के वधों पर। इसके बाद आगे राजा बनते हैं महाराज गुलाब सिंह। तो ये समय था 1918 से लेकर 1946 का। ठीक, ये भी किसके संरक्षण में रहे? अंग्रेजों के संरक्षण में। तो यहाँ पे हुआ क्या कि 1922 तक तो ये रहे रीजेंसी काल। कौन से? रीजेंसी काल में। यहाँ पर रीजेंट कौन बना? तो वो नाम मिलेगा हमको, रतलाम के नरेश थे सज्जन सिंह। इनको रीवा का क्या बना दिया? रेजिडेंट। तो इन्होंने कब तक इस शासन को देखा? 1922 तक। उसके बाद स्वतंत्र सत्ता जाती है हाथ में किसके? महाराज गुलाब सिंह के। गुलाब सिंह ने क्या किया? 1934 में एक 41 सदस्यीय प्रजा परिषद की स्थापना की। किसकी? प्रजा परिषद की। मार्च 1934 में जमीन पर खेती करने वाले जो किसान थे उनके लिए क्या लागू कर दिया? पवाई रूल्स। तो यहाँ हमको याद रखना है कि पवाई रूल्स किसने लागू किए? तो महाराज गुलाब सिंह ने। ठीक है। इसके अंतर्गत होता क्या था कि वनोपज पर सीधा किसका अधिकार हो गया? फिर रीवा के शासक का। और इलाकेदार वहाँ पे जो हुआ करते थे, पवाईदार जिनको बोला जाया करता था, उन पर शासन का नियंत्रण बढ़ गया।
इसके आगे क्या काम किए, तो 1938 में इन्होंने जुबली जनाना अस्पताल की स्थापना की। किसकी? जुबली जनाना अस्पताल। न्याय सुधार में हम चर्चा करें तो 1927 में रीवा में क्या बनाया, एक प्रथम न्यायालय। तो क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा ही बनेगा कि या तो रीवा में प्रथम न्यायालय किसने बनाया या कब बनाया। रीवा में बनाया, वो ध्यान रखना। 1935 में एक कृषि फार्म की स्थापना भी इन्होंने की थी। इसके बाद हम इनके शैक्षणिक सुधारों की चर्चा करें। किसकी? शैक्षणिक सुधार। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कई काम किए हैं, जैसे कि 1934 में रीवा में ही कुमारी बालिका उच्चतर विद्यालय की स्थापना। किसकी? कुमारी बालिका उच्चतर विद्यालय की स्थापना। इसके बाद 1934 में ही रीवा में शिक्षा बोर्ड की स्थापना भी की। 1936 में पंचवर्षीय शिक्षा योजना ये उन्होंने चलाई अंग्रेजों के शासन काल के दौरान ही। 1937 में लक्ष्मण बाग रीवा में क्या बनवाया? संस्कृति महाविद्यालय। और 1938 में शिक्षा मंदिर नामक कौन सा? अंग्रेजी स्कूल बनाया है। किस माध्यम में? अंग्रेजी माध्यम में। तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो, हमको शिक्षा मंदिर नामक है और अंग्रेजी माध्यम है। इसके बाद 1935 में इन्होंने दलित वर्ग के लिए जो काम किया कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं में निःशुल्क प्रवेश, ये इनका एक बड़ा ही बढ़िया अच्छा कदम रहा कि निःशुल्क प्रवेश इन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र में सभी को देना चालू किया। इसी के साथ 1944 में गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के लिए छात्र हितकारी कोष की स्थापना की। तो 1940-45 के दौर में इस तरह के प्रगतिवादी विचार पर काम करना उनकी एक अच्छी सी सूझबूझ रही। इसके बाद सामाजिक सुधारों को हम देखें तो सामाजिक सुधारों में इन्होंने विधवा कानून लागू किया और रीवा में एक विधवा आश्रम भी बनाया। क्या? विधवा आश्रम। इन्होंने वर्ण व्यवस्था के लिए सहभोज प्रथा को प्रारंभ किया, यानी कि वर्ण व्यवस्था में सभी को समान मानने के लिए क्या प्रारंभ किया? सहभोज प्रथा। तो इनके इन्हीं सब कामों की वजह से इनको अपने युग का प्रथम समाज सुधारक नरेश कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाराजा गुलाब सिंह को। इसके बाद हम आगे चर्चा करें तो गुलाब सिंह के बाद फिर राजा बनते हैं महाराज मार्तंड सिंह देव, जूदेव जिनका नाम मिल जाता है। ये 1946 से 1995। अब क्या होने वाला है? अब धीरे से आपको भारत आज़ाद होने वाला है 1947 में। तो इनके समय का महत्वपूर्ण कार्य रहा कि भारत संघ में बघेलखंड रियासत का विलय किसके शासनकाल में हुआ? तो हमको याद रखना है राजा मार्तंड देव सिंह के काल में। इन्हीं के द्वारा सफ़ेद शेर मोहन को देखा गया था। ठीक है, रीवा में जो सफ़ेद बाघ मिलते हैं। और 25 सितंबर 1946 को इन्होंने किसकी अध्यक्षता में? हरि सिंह गौड़ की अध्यक्षता में क्या बनाई? एक संविधान सुधार समिति। क्या बनाया? अपने ही बघेलखंड राज्य के लिए इन्होंने संविधान बनाने की तैयारी की। उसका अध्यक्ष किसको बनाया? सर हरि सिंह गौड़ को। गौड़ समिति ने जो प्रतिवेदन दिया तो उस पर फिर 7 अगस्त 1947 को रीवा का नए संविधान की घोषणा इन्होंने कर दी। क्लियर हुआ? यानी भारत के संविधान बनने से पहले ही रीवा राज्य में इन्होंने अपना खुद का संविधान बना दिया, जो कैसा था? तो संविधान संसदनात्मक शासन प्रणाली के सिद्धांतों पर आधारित था। बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड रीवा रियासत का विलीनीकरण कब हुआ? भारतीय गणतंत्र में हो गया था। आगे चर्चा करें तो समय 1948 का। इस समय एक व्यक्ति आपको मिलेंगे एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल बघेलखंड बुंदेलखंड का दौरा करते हैं और
बघेलखंड और बुंदेलखंड को आपस में साथ में मिलाकर विंध्य प्रदेश जो हमने बनाया उसकी पृष्ठभूमि रूपरेखा तैयार करते हैं। तो मुख्यतः हमको एन.वी. गॉडगिल का नाम याद रखना है कि बघेलखंड और बुंदेलखंड को संयुक्त करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो निभाई थी एन.वी. गॉडगिल ने। उसके बाद विंध्य प्रदेश को बनाया गया। हम देखते हैं कि विंध्य प्रदेश हमारे जो पार्ट हमने बांटे ए बी सी, जो पार्ट, तो विंध्य प्रदेश किसका हिस्सा था, सी का। पार्ट सी में विंध्य प्रदेश शामिल रहा। विंध्य प्रदेश के जो शासक या प्रमुख हम कहें तो वो बनाया गया राजा मार्तंड देव सिंह को ही, इनको राज प्रमुख बनाया। और पन्ना के राजा थे उनको क्या बनाया, उपराज्य प्रमुख। किसमें, विंध्य प्रदेश में। इसी के बाद जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तब विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। क्लियर। हाँ। तो यहाँ पर हमने किसकी चर्चा की, गोंडवाना रियासत, बुंदेलखंड और बघेलखंड। हमने इनकी शुरुआत से लेके आखिरी तक की जानकारी